नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर हितेश व्यास है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगोली में जिला नीमच में पदस्थ हूँ। आज हम आपको एक खास टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, जिसका नाम है स्नेक बाइट मैनेजमेंट। स्नेक बाइट मैनेजमेंट का ये टॉपिक खास इसलिए है क्योंकि जहाँ पर हम ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर जो भी डॉक्टर्स पदस्थ हैं, जो स्टाफ पदस्थ है, वो सबसे ज़्यादा स्नेक बाइट यानी कि सांप के काटने वाले मरीजों से जूझता है। तो उसके लिए हम थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे कि हम जब सांप काटा हुआ कोई पेशेंट आता है तो हम उसे कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह का वो सांप है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। जिस तरह की आप देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में, जैसे कि भारत क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में स्पेशली, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी जंगली इलाका है, वहाँ पर कई बार ऐसे केस आते हैं कि कोई भी अननोन बाइट हुआ, किसी जानवर ने काटा जो कि हमें नहीं पता, या फिर सांप ने काटा, जो कि एक सबसे ज़्यादा होने वाली मौतों में शामिल है। हमारे इंडिया में लगभग 58,000 मृत्यु होती है, जिसमें लगभग 3 से 4 मिलियन स्नेक बाइट हर साल देखे जाते हैं। स्नेक बाइट जो होता है, ये सांप के काटने की वजह से व्यक्ति के मानसिक आर्थिक चोट पहुंचती है। हम आगे देखते हैं। इस कोर्स के माध्यम से आप सांप के विष के प्रकार, उनके प्रभाव और उपचार विधियों को समझेंगे। आप विषैले और गैर विषैले सांपों की पहचान, काटने के बाद के लक्षण और उपचार की प्रक्रिया जानेंगे। साथ ही आप एंटी स्नेक वेनम, एएसवी, नेओस्टिग्माइन और सांप के काटने से बचाव के उपायों को भी समझेंगे। पाठ्यक्रम सूची। मॉड्यूल 1, सर्पों का वर्गीकरण। इस मॉड्यूल में हम सांपों के परिवारों जैसे एलापिडे, हाइड्रोफिएडे और वाइपरिडे के बारे में और खतरनाक सांपों जैसे कोबरा, क्रेत, वाइपर को पहचानेंगे। मॉड्यूल 2, सांप का विष। इस मॉड्यूल में हम सांपों के जहर और खतरनाक सांपों जैसे कोबरा, क्रेत, वाइपर के बारे में जानेंगे। मॉड्यूल 3, क्लिनिकल प्रस्तुति। इस मॉड्यूल में हम स्नेक बाइट के लक्षणों जैसे वीकनेस, ब्लीडिंग, स्वेलिंग और पैरालाइसिस को समझेंगे। मॉड्यूल 4, सांप काटने के उपचार की प्रक्रिया। इस मॉड्यूल में हम स्नेक बाइट के उपचार, एएसवी के उपयोग, टोर्निकेट प्रबंधन और दर्द व सूजन नियंत्रण की प्रक्रिया को समझेंगे। मॉड्यूल 5, नियोस्टिग्मीन की भूमिका। इस मॉड्यूल में हम नियोस्टिग्माइन के उपयोग और न्यूरोटॉक्सिसिटी के उपचार के लिए इसकी रोकथाम के बारे में जानेंगे। मॉड्यूल 6, अतिरिक्त सहायक देखभाल और फॉलोअप। इस मॉड्यूल में हम सपोर्टिंग केयर और स्पेशल सिचुएशंस में उपचार जैसे वेंटिलेशन, प्लाज्मा और डायलिसिस समझेंगे। मॉड्यूल 7, सांप के काटने से बचाव। इस मॉड्यूल में हम सांप के काटने की पहचान, इलाज, एसवी का उपयोग, इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट और रेफरल प्रक्रिया समझेंगे। सांप के किस तरह के क्लासिफिकेशन हमारे इसमें दिए गए हैं, जैसे कि एलापिडी, हाइड्रोफिडी और वाइपरिडी। एलापिडी जो होता है, ये एक सबसे विनमस होता है। इसके अंदर क्रेत और कोबरा जो कि कैटेगरी आती है, इस फैमिली में आती है। इसके अंदर जो है, इसके जो दांत होते हैं, आगे के दांत फिक्स्ड होते हैं। जो वाइपरिडी होती है, वाइपरिडी के अंदर वाइपर फैमिली आती है। वाइपर फैमिली के जो फैंग्स होते हैं, आगे के दांत जो होते हैं, वो बहुत लंबे होते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। एक आता है हाइड्रोफिडी। हाइड्रोफिडी नाम से हम जानते हैं कि जो कि जलीय जीव होते हैं। सी स्नेक्स इसके कैटेगरी में आते हैं। कुछ इमेजेस आपको दिए हैं, इसके अंदर इंडियन कोबरा, कॉमन क्रेत, रसेल वाइपर, सो स्केल्ड वाइपर। क्लासिफिकेशन ऑफ स्नेक बाइट में हम देखते हैं कि 2 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, विनमस स्नेक और नॉन विनमस स्नेक। वेनमस स्नेक के अंदर आते हैं न्यूरोटॉक्सिक, हिमोटॉक्सिक, मायोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक से हम जैसे जान रहे हैं कि नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पर असर डालते हैं। हिमोटॉक्सिक मतलब हमारे कोगुलेशन सिस्टम, ब्लड सिस्टम के ऊपर असर डालते हैं। मायोटॉक्सिक मतलब मसल, मांसपेशी पर असर डालते हैं। न्यूरोटॉक्सिक में आते हैं कोबरा और क्रेत। हिमोटॉक्सिक के अंदर आते हैं मेनली रसल वाइपर और प्योर हिमोटॉक्सिक। और मायोटॉक्सिक के अंदर आते हैं सी स्नेक। कुछ न्यूरोटॉक्सिसिटी वाइपर हिमोटॉक्सिक वेनम के साथ भी देखी गई है, जिसके कुछ 2 उदाहरण हैं, हम्प नोज पिट और सो स्केल्ड वाइपर। इस मॉड्यूल में हम समझ चुके हैं कि सांपों की विभिन्न श्रेणियों और उनके विष के प्रकारों को पहचानना जरूरी है, जैसे न्यूरोटॉक्सिक, हेमोटॉक्सिक और मायोटॉक्सिक। स्नेक वेनम्स जो होता है, मतलब सांप का जो जहर होता है, वो लगभग कई सारे पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसमें मेजर पदार्थ 20 पदार्थ होते हैं।
मेनली प्रोटीन्स, एंजाइम्स और पॉलीपेप्टाइड टॉक्सिन से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अंदर प्रोकोएगुलेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि वाइपरीड में पाए जाते हैं, हिमोरेजिन्स होते हैं, साइटोलाइटिक होते हैं, नेक्रोटिक टॉक्सिन्स होते हैं, हेमोलाइटिक, मायोलाइटिक, फॉस्फोलाइपेज A2 होते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं जो कि मेनली LAPD एंड कुछ वाइपरीडी में पाए जाते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो LAPD के अंदर पाए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहूँगा। कुछ 5 डेंजरस और पॉइजनस स्नेक जो हमारे इंडिया के होते हैं: कोबरा, कॉमन क्रेथ, रसल वाइपर, सो स्केल्ड वाइपर एंड किंग कोबरा। कोबरा जो होता है उसका फेटल डोज 12 mg होता है। 200 to 20 mg विनम वो इंजेक्ट करते हैं और मोर डेंजरस होते हैं। कॉमन क्रेथ का फेटल डोज होता है 6 mg। फेटल डोज का मतलब यहाँ ऐसा है कि इतना 6 mg के लगभग अगर जहर आपके शरीर में चला जाता है तो मृत्यु का कारण बन सकता है। रसल वाइपर फेटल डोज 15 mg। सो स्केल्ड वाइपर का फेटल डोज होता है 8 mg। किंग कोबरा जो कि फेटल डोज था 12 mg। मोस्ट डेंजरस स्नेक इज द किंग कोबरा। 1 bite amount is 200 to 250 mg venom. It is more in king cobra. Most poisonous snake होता है एक और क्रेथ। क्रेथ जो होता है वो अधिकतर उसको रात्रिचर बोला जाता है, रात में काटता है। कई बार हमारे पास केस आता है, कोई किसान होते हैं जो रात में खेत पे काम करते हैं या फिर जो घर होते हैं जिनके कच्चे घर होते हैं वो सोते हैं तो रातों रात उनको कोई कुछ काट गया, कोई तुरंत लेके इमरजेंसी में लेके आया तो संभावना होती है कि क्रेथ के द्वारा काटा गया है। स्टडी ऑफ स्नेक पॉइजन को हम बोलते हैं ओफियोलॉजी। एनवेनोमेशन, लोकल सिम्टम्स और अदर सिम्टम्स की स्टडी को हम बोलते हैं ओफियोटॉक्सीमिया। अब हम फीचर से हम थोड़ा इसको पता करते हैं कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस में हम लोग डिफरेंस कैसे करते हैं। सबसे पहला होता है हेड स्केल को देखते हैं। पॉइजनस जो होता है स्नेक उसकी हेड स्केल होती है स्मॉल, छोटी साइज की। जो नॉन पॉइजनस होता है उसकी हेड स्केल होती है लार्ज साइज की। बेली स्केल पे जाते हैं। बेली स्केल जो होती है पॉइजनस की लार्ज होती है जो कि एंटायर ब्रेड्थ ऑफ द बेली को कवर करती है, पूरी बेली को कवर करता है। नॉन पॉइजनस की होती है स्मॉल साइज की। जो टेल देखते हैं हम लोग, पूंछ जो होती है कंप्रेस्ड होती है पॉइजनस में और नॉन कंप्रेस्ड होती है नॉन पॉइजनस के अंदर। फेंग्स मतलब टीथ, दांत, आगे के जो दांत होते हैं हाइपोडर्मिक निडल पॉइजनस में होते हैं, मतलब निडल जैसे होते हैं बाएं। और जो नॉन पॉइजनस होता है उसके मल्टीपल टीथ। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, आप जब देखते हैं कि उसकी बाइट मार्क जहाँ पर काटी हुई जगह है वहाँ पर आपको मल्टीपल टीथ्स के मार्क्स मिलेंगे। बाइट मार्क हम देखते हैं 2 बाइट मार्क मिलते हैं पॉइजनस में और जैसा मैंने अभी आपको बताया नॉन पॉइजनस के अंदर मल्टीपल बाइट मार्क मिलते हैं। हैबिट ये होते हैं नॉक्टर्नल होते हैं, जो नॉन पॉइजनस होते हैं डायरनल होते हैं। एक्सेप्शन, हेड स्केल में भी एक्सेप्शन होता है। दो पॉइजनस स्नेक होते हैं जिनके लार्ज हेड स्केल होते हैं, एक कोबरा, एक होता है कॉमन क्रेथ। एक और तरीका होता है कोबरा के अंदर थर्ड सुप्रालेबियल इज लार्ज एंड टचेस द आई शील्ड। जो कॉमन क्रेथ होता है उसमें फोर्थ इंफ्रालेबियल जो होता है वो बड़ा होता है और आई शील्ड को टच करता हुआ होता है। जैसा अभी आपने पहली स्लाइड में देखा कि वेरियस स्नेक बाइट जिनके फेटल डोजेस हमने देख लिए और टाइम ऑफ फेटलिटी के बारे में आपको बता देता हूँ। जो इंडियन कोबरा होता है उसका एवरेज फेटल पीरियड होता है 8 आवर्स। जो कॉमन क्रेथ होता है उसका 18 आवर्स। काटने की कंडीशन और पेशेंट के सरफेस एरिया, पेशेंट की इम्यूनिटी, इन सब पे डिपेंड करता है उसका टाइमिंग। लेकिन एवरेज हम 8 आवर्स, 18 आवर्स, 4 डेज, 41 डेज हमने निकाल रखा है। इस मॉड्यूल में हम समझ चुके हैं कि सांपों के जहर में विभिन्न तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन और एंजाइम्स। विभिन्न सांपों जैसे कोबरा, किंग कोबरा और रसेल वाइपर का विष कितना खतरनाक होता है, इसके बारे में भी जानकारी मिली है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि कोई भी स्नेक बाइट आया तो सबसे पहले उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन डिपेंड करता है इसकी स्नेक की स्पीसीज, कि स्नेक किस प्रकार का है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, कितना अमाउंट ऑफ वीनम उसको इंजेक्ट हुआ है पेशेंट के शरीर में, किस सीजन में उसको बाइट हुआ है, ठीक है, ये स्नेक फेड था या अनफेड था, साइट ऑफ बाइट क्या है, एरिया कवर्ड है या अनकवर्ड एरिया था, ड्राई है या फिर इनकम्प्लीट बाइट है, मल्टीपल बाइट्स है। जैसे मैंने बताया मल्टीपल बाइट्स में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पॉइजनस नॉन पॉइजनस में। वीनम इंजेक्शन इन वेसल, वेट ऑफ द विक्टिम, टाइम elapsed बिटवीन द बाइट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ASV के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पेशेंट मेनली ये 4 क्लिनिकल सिम्टम जो होते हैं, लक्षण जो होते हैं,
इनको, या फिर ओवरलैपिंग सिंड्रोम जो होते हैं इनको लेके प्रेजेंट करता है, जो कि है प्रोग्रेसिव वीकनेस, मतलब कि पैरालिसिस टाइप हो रहा है उसको, या फिर उसके हाथ पैर शरीर काम नहीं कर रहा है, कंटिन्यू उसको कमजोरी आ रही है, ब्लीडिंग, साइट जहाँ पर काटा है उस जगह से ब्लीडिंग हो रही है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि वेस्कुलोटॉक्सिक है या हीमोटॉक्सिक है। वीकनेस जो प्रोग्रेसिव है उससे हम पता कर सकते हैं कि न्यूरोपैरालाइटिक है या न्यूरोटॉक्सिक है। मायोटॉक्सिक और पेनफुल प्रोग्रेसिव स्वेलिंग, मतलब कि दर्द भरी जो कि एक स्वेलिंग, उसको सूजन बढ़ती जा रही है बाइट मार्क पर। अब हम लक्षण के ऊपर आ जाते हैं कि मोस्ट कॉमन, मतलब सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो लक्षण होता है वो होता है डर, फ्राइट। डरने की वजह से अधिकतर मृत्यु होती है। मरीज आया, मरीज डर गया कि उसको सांप ने काटा है, तो उसको ये लग जाएगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो उस वजह से उसकी आधी मृत्यु तो उस वजह से होती है। 70 to 80%, 70 से 80% जो सांप होते हैं वो नॉन वीनमस होते हैं। कुछ 20% जो सांप होते हैं वो वीनमस स्नेक्स होते हैं, जो कि ड्राई बाइट्स होती है। लोकल जहाँ पर काटा है वहाँ पर क्या आपको लक्षण मिलेंगे? दर्द मिलेगा, स्वेलिंग मिलेगी, ब्लिस्टर्स, छाले टाइप हो जाएंगे, ब्लीडिंग होने लगेगी, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। एक नेक्रोसिस हो सकता है वहाँ पे, रीजनल लिम्फेडेनोपैथी मिलेगी आपको वहाँ पे, ये भी कैरेक्टरिस्टिक होती है। लोकल सिम्टम्स मैक्सिमम मिलते हैं वाइपर बाइट में, लोकल सिम्टम्स कम मिलते हैं क्रेत बाइट में। नो बाइट मार्क और नो सिम्टम्स, अधिकतर क्रेत के अंदर कई बार ऐसा देखा गया है कि बाइट मार्क भी नहीं मिलते हैं और कोई लक्षण भी नहीं मिलते हैं, काफ़ी लंबे समय बाद लक्षण आते हैं, जो कि काफ़ी देर हो जाती है। अब हम साइंस एंड सिम्टम्स, न्यूरोटॉक्सिक जो कि हमारा कोबरा और क्रेत की बाइट है उस पर हम देखते हैं। टोसिस होना, मतलब पलके जो होती है वो झुक जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है। डिप्लोपिया, डिप्लोपिया मतलब पैरालिसिस हो जाता है हमारी आंखों की मसल्स का। डिस्फेजिया, फेरिंजियल मसल्स, जो गले की गर्दन की जो मसल्स होती है अंदर की, उनका भी पैरालिसिस हो जाना। डिस्फोनिया, डिस्फोनिया मतलब वोकल कॉर्ड्स जिनसे हम बोलते हैं उसमें भी समस्या आ जाती है, पैरालिसिस हो जाता है। डिसआर्थरिया, पैरालिसिस ऑफ टंग मसल्स, जो हमारी जीभ की मसल्स होती है उनका भी पैरालिसिस हो जाना। डिस्निया, पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। स्ट्राइडर, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज। डिसेंडिंग पैरालिसिस, डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस लीडिंग टू रेस्पिरेटरी फेलियर। कई बार क्या होता है कि अधिकतर न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट में देखा गया है कि जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल जो होती है जिनसे हम सांस लेते हैं वहाँ का पैरालिसिस हो जाना। अब आप सोचिए अगर वहीं का पैरालिसिस हो जाएगा तो पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा, एस्फिक्सिया, डिस्ट्रेस में चला जाएगा और एट द एंड उसकी डेथ हो जाएगी। ट्रीटमेंट, मैकेनिकल वेंटिलेशन, ASV, नियोस्टिग्मिन विद कॉम्बो ऑफ एट्रोपिन, न्यूरोपैरालिटिक सिम्टम विदाउट लोकल फाइंडिंग, मैकेनिकल वेंटिलेशन और ASV दिया जाता है। इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। सिंगल ब्रेथ काउंट टेस्ट जो होता है वो हम LRPD में करते हैं, जैसे कोबरा और क्रेत बाइट के अंदर। उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग हर 15 मिनट के अंदर उसकी ब्रेथ काउंट, सांस की कंटिन्यू हम उसकी काउंटिंग करेंगे। अगर वो काउंटिंग हर 15 मिनट की इसमें कम होती जाती है तो रेस्पिरेटरी मसल्स का फेलियर होने लग जाता है। अब हम साइन एंड सिम्टम देखेंगे जो कि वाइपर बाइट होता है उनके। वाइपर बाइट में हमें मिलता है डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी। वाइपर बाइट का जिस तरह मैंने बताया था कि ब्लीडिंग, हिमोटॉक्सिक, वेस्कुलोटॉक्सिक इसका सबसे मेन कोज होता है। लोकल और सिस्टमिक ब्लीडिंग होगी, जिस जगह काटा है वहाँ पर खून जाएगा ज़्यादा। एपिस्टेक्सिस, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। हेमेटोमेसिस, उल्टी के साथ खून जा सकता है। मेलेना, गम ब्लीडिंग हो सकती है जो कि कॉमन ब्लीडिंग होती है। पेन होता है, दर्द होगा और स्वेलिंग होगी। रिनल फेलियर भी हो सकता है क्योंकि DIC होता है। अगर एब्डोमिनल पेन होता है रेट्रो तो पेरिटोनियल ब्लीडिंग मिलेगी। सजेस्ट वाइपर बाइट आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग ये सिम्टम हमें क्रेत बाइट के अंदर भी मिलते हैं, ये हमने प्रैक्टिकली देखा है। ट्रीटमेंट के अंदर सेम ASV हम लोग चालू करेंगे, फ्रेश फ्लोजन प्लाज्मा देंगे क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, सर्जिकल डेब्रिटमेंट करेंगे। साइन और सिम्टम हम देखते हैं मायोटॉक्सिक के, इसमें वही लोकल पेन और स्वेलिंग मिलेगी आपको। पहली फाइंडिंग मस्कुलर नेक्रोसिस मिलेगा, रेब्डोमायोलाइसिस मिलेगा, मायोग्लोबिनीमिया मिलेगा, मायोग्लोबिन्यूरिया मिलेगा, रिनल फेलियर मिलेंगे जो कि मेनली कॉज ऑफ डेथ होता है। वेस्कुलोटॉक्सिक का हम एक टेस्ट करते हैं 20 मिनट WBCT जिसको बोला जाता है, होल ब्लड क्लोटिंग टेस्ट। इसकी स्टेप्स जो होती है हर 6 आवर के अंदर हम रिपीट करते हैं। एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे जो कि ग्लास की होगी, होल ब्लड भरेंगे, 2 ml तक का लिया जाता है। 20 मिनट हम वेट करेंगे। आफ्टर 20 मिनट हम देखेंगे अगर ब्लड क्लोट हो जाता है तो या तो ये कोई स्नेक बाइट नहीं है या फिर ये विनम जो है किसी दूसरे स्नेक से बिलोंग करता है। अगर ब्लड क्लोट नहीं होता है तो हम इसको वाइपर स्नेक पॉइजनिंग से समझेंगे। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि सांप के काटने के बाद
लक्षण कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि सांप की प्रजाति, जहर की मात्रा और बाइट के स्थान पर। सबसे आम लक्षणों में कमजोरी, ब्लीडिंग और सूजन शामिल हैं। स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, सबसे पहले फर्स्ट एड करेंगे हम लोग, प्री हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल इमरजेंसी मैनेजमेंट, जिसमें A, B, C आता है, डायग्नोस्टिक फेज आएगा और ट्रीटमेंट फेज आएगा। सबसे पहले आता है फर्स्ट एड। ये आप सब लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने इसके लिए एक राइट स्ट्रेटजी करके बनाई है। राइट में R4 आता है रीअश्योर। पेशेंट को सबसे पहले सांत्वना देना है, उसको समझाना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सांप काटा है, हम तुरंत हॉस्पिटल पहुंचेंगे, सब सही हो जाएगा। आधा पेशेंट आपका उसी से बच जाएगा। इमोबिलाइजेशन, जहाँ पर सांप काटा है, हाथ पैर उसको मोबाइल नहीं करना, घुमाना नहीं है, ज़्यादा हिलाना ढुलाना नहीं है। GH मतलब गो टू हॉस्पिटल, तुरंत अपने निकटस्थ हॉस्पिटल में जाएं, जहाँ पर सरकारी जितने भी हॉस्पिटल्स आपके निकटस्थ होंगे वहाँ पर एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध कराया गया है। T फॉर टेल ऑफ द हिस्ट्री एंड सिम्टम टू द डॉक्टर। जितनी भी जो भी घटना घटित हुई है, कैसे घटित हुई है, क्या कर रहे थे आप, कहाँ सो रहे थे, कुछ आपने देखा, वो सारी चीज़ें आपको डॉक्टर को बताना है ताकि वो उपचार करने में उसको आसानी मिले। NO मतलब मिस्टेक्स टू अवॉइड। कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, कोई भी वहाँ पे बांधना नहीं है उस पर्टिकुलर। कई बार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जहाँ पर सांप काटा है उसके चारों तरफ हम लोग एक लाइगेचर या फिर एक हम टोर्निकेट या कोई रस्सी जो भी हमें मिलता है वो बांध देते हैं। उसको अवॉइड करना है। सक्शन, कट्स नहीं लगाना है, वहाँ पे सक्शन नहीं करना है, जाके हम लोग देखा गया है कि कई बार उसको सक्शन करने लग जाते हैं। लाइगेचर्स नहीं बांधने, टोर्निकेट नहीं बांधने। इमोबिलाइज लिम्ब, ये जो टेक्निक है ये अधिकतर छोटी जगहों पे देखा गया है, जहाँ पर सब हेल्थ सेंटर्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर किया जाता है। क्रेप बैंडेज के थ्रू हम इसको बांधते हैं, जिसको हम सदरलैंड रेप बोलते हैं। इसमें हम इसका जो मेन मोटिव होता है, लिम्फेटिक जो होता है ड्रेनेज, उसको हम ऑक्लूड कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि विनम जो होता है लिम्फेटिक के थ्रू पास ना हो पाए। अपर लिम्ब का प्रेशर हम 40 to 70 mm Hg रखते हैं। लोअर लिम्ब का प्रेशर जो होता है वो 55 to 70 mm Hg रखते हैं। ये मेनली कोबरा बाइट के अंदर किया जाता है, वाइपर बाइट के अंदर नहीं किया जाता, क्योंकि वाइपर बाइट कंपार्टमेंट सिंड्रोम करवा देगा एट दी एंड। ये जिस तरह पिक्टोरियल आप देख रहे हैं इस तरह हम बांधते हैं। अगर कोई भी अननोन बाइट का पेशेंट आपके पास आया है और वो कॉन्शियस है, जो समझ रहा है, सारी बातें सुन रहा है, तो एक टेक्निक आप लोग आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर, SSC, CSC पे कर सकते हैं। पिक्टोरियल डायग्राम्स आप स्नेक के रख सकते हैं, जिस तरह स्टार्टिंग में आपको दिखाया गया था, जिससे कि पेशेंट को समझ में आएगा कि उसको किस तरह के सांप ने काटा है, अगर उसने देखा होगा, ताकि हमें उसके बाद आसानी मिलेगी आगे का काम करने के लिए। अब आता है डायग्नोस्टिक फेज। डायग्नोस्टिक फेज के अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले आपको लोकल और सिस्टमिक साइन एंड सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आप 20 मिनट WBCT करेंगे, होल ब्लड काउंट टेस्ट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम करेंगे, प्लेटलेट काउंट टेस्ट करेंगे, क्लोट रिट्रैक्शन टाइम करेंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, सीरम अमाइलेज, ब्लड शुगर, ECG, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, 2D एको इफ अवेलेबल। ये सारी चीज़ें जो मेनली आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जो स्टार्टिंग में आपके पास पेशेंट आता है, हमारे पास PSC, CSC ज़्यादा सुविधा नहीं होती है, तो हम वहाँ पर सबसे पहले लोकल सिस्टमिक सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। उन्हीं के बेसिस पे हम लोग 20 मिनट WBCT का टेस्ट लगाएंगे। उससे हमें पता चल सकता है कि सांप विनमस है या नॉन विनमस है, वाइपर है या कोबरा है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम हम चेक करेंगे, BTCT जिसे हम बोलते हैं, LFT RFT करवाएंगे। देन उसके बाद हम 20 मिनट WBCT की कुछ स्टेजेस में आपको क्लियर करता हूँ। पेशेंट को आपको काउंसिल करना पड़ेगा कि हम आपका ब्लड समय समय पर निकालेंगे, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार मरीज या मरीज के साथी घबरा जाते हैं कि बार बार ये खून निकाल रहे हैं, तो इसका ये मतलब हमें जांच कैसे क्या होगी, तो उस चीज़ से हमें उनको इंश्योर करना है। सबसे पहले आपको एक ग्लास की एक परख नली जिसको हम बोलते हैं या फिर ट्यूब बोलते हैं वो लेना है। उसके अंदर 2 ml ब्लड हमें निकालना है। 20 मिनट तक हम उसको एम्बिएंट टेम्परेचर पे हम उसे रखेंगे। जेंटली ट्यूब को हम टिल्ट करके देखेंगे कि ब्लड क्लॉट हुआ है या नहीं। अगर 20 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉट हो चुका है तो या तो वो कोई अदर बाइट है या फिर पॉइजनस बाइट नहीं है, वाइपर बाइट नहीं है। अगर 20 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं हुआ है तो उसका मतलब होता है कि वो वाइपर बाइट है, वो कोबरा बाइट नहीं है। अगर ब्लड क्लॉट फॉर्म्ड है, साइन एंड सिम्टम्स और न्यूरोटॉक्सिक एनवेनमेशन प्रेजेंट है, तो क्लासीफाई एज न्यूरोटॉक्सिक एनवेनमेशन।
If cobra bite is not surely proved and first blood test is clotted, the test should be carried out every hourly for 4 times. After that, if incoagulable blood is discovered, the 6 hourly cycle is then adopted to test for requirement for repeat dose of ASV. अगर कोबरा बाइट का हमें श्योर नहीं है और पहला ब्लड टेस्ट क्लोट हो चुका है तो हम उसको कंटिन्यूसली 4 टाइम्स के लिए एवरी आवर्ली हम उसको टेस्ट करेंगे। 20 मिनट WBCT का आप पिक्टोरियल डायग्राम देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं। प्लास्टिक का ट्यूब हमें नहीं लेना है, उसमें वेरिएशन आ जाता है। हमें ग्लास ट्यूब लेना है, जेंटली टिल्ट करना है, ब्लड इज नॉट क्लोटेड, कोएगुलोपैथी इज देयर। ट्रीटमेंट फेज में आता है मैनेजमेंट ऑफ पेन। स्नेक बाइट का सबसे मेन जो दर्द होता है उसको ठीक करने के लिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें एस्पिरिन और एनसेड्स उसे नहीं देना है, क्योंकि एस्पिरिन जो होता है वो कोगुलेशन को बढ़ा देगा, एडवर्स रिएक्शन करेगा, वो हमें दिक्कत देगा, ब्लीडिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी। एनसेड्स भी सेम यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉलो करेंगे जो कि ब्लीडिंग बढ़ा देंगे। माइल्ड ओपिएट्स सच एज ट्रेमाडोल आप उन्हें दे सकते हैं। सीवियर पेन हो रहा है, टर्शियरी सेंटर पे आप रेफर कर सकते हैं, ट्रेमाडोल में IV भी दे सकते हैं। स्कॉर्पियन बाइट अगर है वहाँ पर और देयर वुड बी सो मच पेन बट ऑलमोस्ट नो स्वेलिंग, स्कॉर्पियन बाइट और स्नेक बाइट में थोड़ा सा हल्का सा डिफ्रेंशिएट मैंने आपको बताया है। नेवर रिमूव टर्निकेट इन इमरजेंसी रूम, टेक सम टाइम। मरीज हमारे पास आता है, जल्दबाजी में वो टर्निकेट बांध के आता है, हमें तुरंत इमरजेंसी में टर्निकेट रिमूव नहीं करना है, क्योंकि अगर हम टर्निकेट तुरंत रिमूव करेंगे तो एक जो उसका विनम होता है, मैसिव सर्ज होगा विनम का, न्यूरोलॉजिकल पैरालिसिस करवा देगा, हाइपोटेंशन करवाएगा ड्यू टू वेसोडाइलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Be prepared to handle the complications such as sudden respiratory distress or hypotension. If the tourniquet has occluded the distal pulse, then a blood pressure cuff can be applied to reduce the pressure slowly. Management of swelling. Persistent moderate swelling जो होती है लिम्स में आती है वाइपर बाइट की वजह से, जिसको सक्सेसफुली मैनेज किया जा सकता है रिपीटेड मैग्नीशियम सल्फेट कंप्रेशंस इन द लेयर्स ऑफ वेट बैंडेज चेंज्ड 2 to 3 times a day for 5 to 7 days. ये मेनली टर्शरी या हायर सेंटर्स पे किया जाता है। PSCs, CSCs, SSCs का सबसे बेस्ट काम है प्राइमरी ट्रीटमेंट करो, पेशेंट को स्टेबल करो एंड रेफर टू हायर सेंटर। एंटी स्नेक वेनम, ये हमारे पूरे स्नेक बाइट का मैनेजमेंट का हीरो है। एंटी स्नेक वेनम ट्रीटमेंट, ASV शुड बी यूज्ड विद एविडेंस ऑफ सिस्टमिक एनवेनमेशन और सीवियर प्रोग्रेसिव लोकल स्वेलिंग। Essentially, systemic envenomation will be evident from the 20-minute WBCT, जैसा मैंने बताया, इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स की वजह से हम पता कर सकते हैं। वाइपर्स के अंदर ब्लीडिंग की वजह से हम पता कर सकते हैं। विजुअल रिकॉग्निशन, पैरालिसिस अगर हो रहा है, रेस्पिरेटरी मसल का पैरालिसिस, टोसिस, वोकल कॉर्ड्स का पैरालिसिस, इन सब चीज़ों से हम कोबरा बाइट के बारे में पता कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के बारे में पता कर सकते हैं। एविडेंस ऑफ कोगुलोपैथी डिटेक्टेड बाय 20-minute WBCT और विजिबल स्पॉन्टेनियस एबनॉर्मल ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, बाइट साइट्स, इंजेक्शन साइट्स एटसेट्रा। न्यूरोटॉक्सिसिटी का भी आपको बता ही दिया है, टोसिस और सारे न्यूरोटिक साइन एंड सिम्टम देख के हम पता कर सकते हैं। एंटी स्नेक वेनम का एक पिक्चर या एक डायग्राम मैंने आपको शो किया है, इस तरह आता है। जो ASV होता है वो 4 तरह के स्नेक्स को कवर करता है। ASV एक इम्यूनोग्लोबिन है, यूजुअली द एंजाइम रिफाइंड FAB2 फ्रेगमेंट ऑफ IgG, purified from the serum or plasma of horse or sheep, immunized with the venom of one or more species of snake. It neutralizes the free unbound venom and some extent also dissociate bound toxins. WHO has included ASV in the list for essential medicines and should be part of any primary healthcare package where snake bite occurs. In India, polyvalent ASV effective against all the 4 common species like Russell viper, common cobra, common krait and soy-scaled viper is available. ASV is produced both in liquid and lyophilized forms. Liquid ASV requires a reliable cold chain and has 2 years shelf life. Lyophilized ASV in powder form has 5 years shelf life and requires only to be kept cool. Each ml of ASV is neutralized 0.60 mg of Indian cobra venom, 0.45 mg of common krait venom, 0.60 mg of Russell viper venom, 0.45 mg of soy-scaled viper venom. Prophylaxis of ASV reaction, पहले ASV का
लगाने से पहले टेस्ट किया जाता था, सेंसिटिविटी टेस्ट, जो कि आजकल नहीं किया जाता। प्रोफाइल एक्सिस के अंदर हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg प्लस एंटीहिस्टामिन आप दे सकते हैं प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ASV, और 0.25 to 0.3 mg एड्रेनालिन सबक्यूटेनियसली आप दे सकते हैं। इन अस्थमेटिक्स इनहेल्ड एड्रेनर्जिक बीटा 2 एगोनिस्ट में प्रिवेंट ब्रोंकोस्पाज्म। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नेशनली जो है न्यूरोटॉक्सिसिटी के लिए 10 vials स्टेट एज ए इन्फ्यूजन ओवर 30 minutes followed by second dose of 10 vial after 1 hour if no improvement within first hour. For hemotoxicity, low infusion therapy 10 vials for Russell Viper or 6 vials for Sow-Scaled Viper as state infusion over 30 minutes followed by 2 vials every 6 hours as infusion in 100 ml NS till clotting time normalize or 3 days whichever is earlier. न्यूरोटॉक्सिसिटी के अंदर हमने देखा कि हमें ASV का पहले घंटे के अंदर अगर सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आ जाता है तो उसको हम डोज कम करते जाते हैं। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो 1 आवर के बाद हम 10 vial और इंजेक्ट करते हैं। हीमोटॉक्सिसिटी में भी सेम है, अगर ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है तो हम उस हिसाब से उसका डोज कम करते हैं, अगर नहीं होती है तो 2 आवर्ली या 6 आवर्ली के हिसाब से हम इन्फ्यूज़न बढ़ाते हैं। हाई डोज इंटरमीडिएट बोलस थेरेपी जो होती है 10 vials ऑफ ASV ओवर 30 minutes एज इन्फ्यूजन फॉलोड बाय 6 vials 6 hourly एज बोलस थेरेपी टिल क्लोटिंग टाइम नॉर्मलाइजेस और लोकल स्वेलिंग सबसाइड। ये प्रोटोकॉल है, लेकिन जब हमारे सामने पेशेंट आता है, हम उसके साइन और सिम्टम्स, उसके लक्षण को हम देखते हैं तो हमें उसी हिसाब से निर्धारित करना होता है कि हमें कैसे स्टार्ट करना है। बेसिकली सबसे पहले 10 vials ऑफ ASV से आप स्टार्ट करिए, धीरे धीरे उसके सिम्टम्स अगर प्योर होते जाएंगे तो हम उसके डोज या उसको कम करते जाएंगे। साथ में WBCT हमें कंटिन्यू करते रहना है। क्राइटेरिया फॉर रिपीटेशन ऑफ ASV, परसिस्टेंस या रिकरेंस ऑफ ब्लड इन कोगुलोपैथी आफ्टर 6 hours और ब्लीडिंग आफ्टर 1 to 2 hours, डिटेरियोरेटिंग न्यूरोटॉक्सिक और कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स और साइंस। ASV इन्फ्यूजन प्रोसीजर इस तरह की होती है, आपने NS100 लिया, आपने बोतल ली, ड्रिप को आपने सबसे पहले इंजेक्ट, उसके अंदर ASV आपने लोड करके डाल दिए। आपको उसके अंदर एक लेबल लगाना है, आपके अधेसिव से लगा सकते हैं। आप उसमें लिखेंगे कि ASV इतने वाइल इतनी बजे हमने इस पेशेंट को इंजेक्ट किए, ताकि अगर हम किसी पेशेंट को आगे रेफ़र करते हैं तो जिस सेंटर पे पेशेंट जाता है वहाँ का स्टाफ या वहाँ के डॉक्टर्स उसको रीड करके कंफर्म कर सकते हैं कि इतने वाइल पेशेंट को लग चुके हैं। फॉर सेविंग सर्जरी, हाई इनिशियल डोज ऑफ ASV इज जस्टिफाइड अप टू 25 to 30 vials। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ASV इज नॉट रिकमेंडेड। विक्टिम अगर लेट आया है, ऑफन आफ्टर सेवरल डेज, तो एक्यूट रिनल फेलियर के साथ में वो में भी आएगा। परफॉर्म 20 minute WBCT, पॉजिटिव अगर आता है ASV हम देंगे, नेगेटिव आता है एक्यूट रिनल फेलियर में जा सकता है, डायलिसिस के लिए हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं। न्यूरोटॉक्सिक एनवेनमिंग जो होती है 10 vials ऑफ ASV के साथ में रेस्पिरेटरी सपोर्ट हमें आपको देना है। ASV रिएक्शंस, अर्ली एनाफाइलेटिक रिएक्शंस विद इन मिनट्स टू 180 minutes। ASV रिएक्शन जो होती है बहुत ही खतरनाक तरीके से होती है, हमें उसे मैनेज करने के लिए तुरंत रेडी रहना चाहिए। हमें जो भी ड्रग्स होती है ASV रिएक्शन को मैनेज करने के लिए उसको लोड करके पहले से रखना होता है, ताकि हम तुरंत उसको इंजेक्ट करें और पेशेंट को ASV रिएक्शन से बचाएं। पायरोजेनिक रिएक्शन जो होती है विद इन 1 to 2 hours ऑफ आफ्टर ए ट्रीटमेंट होती है। लेट रिएक्शन जो होती है, जो कि सीरम सिकनेस टाइप की होती है, विद इन 1 to 12 days में होती है, मीन 7 या फिर आफ्टर ट्रीटमेंट। जैसे आपको लगा कि पेशेंट को ASV रिएक्शन हो रही है, आपको तुरंत ASV को डिसकंटिन्यू कर देना है। अब ASV रिएक्शन में साइंस और सिम्टम्स मिलेंगे हमें। एंटीवेनम एडमिनिस्ट्रेशन को आपको तुरंत रोक देना है, और एड्रेनालिन 1 in 1000 गिवन इंट्रामस्कुलरली इन इनिशियल डोज ऑफ 0.5 mg इन एडल्ट्स और 0.01 mg per kg body weight in children. The dose can be repeated every 5 to 10 minutes if necessary. After adrenaline, an anti-H1 antihistaminic such as chlorampheniramine (CPM), adult dose 10 mg, children 0.2 mg per kg should be given intravenously. It may be followed by intravenous hydrocortisone. Adult dose 100 mg, children 2 mg per kg. लेट, अगर कोई पेशेंट लेट आया है जो कि सीरम सिकनेस टाइप के साथ प्रेजेंट हुआ है, रिएक्शन यूजुअली रिस्पॉन्ड टू 5-day कोर्स ऑफ ओरल एंटीहिस्टामिनिक CPM 2 mg 6 hourly in adults and 0.25 mg per kg per day in divided dose in children. Patients who fail to respond within 24 to 48 hours should be given 5-day course of prednisolone 5 mg 6 hourly
in adult and 0.7 mg per kg per day in divided dose in children. ASV can be restarted slowly after 10 to 15 minutes under observation. इस मॉड्यूल में हम समझ चुके हैं कि सांप के काटने के उपचार में सबसे पहले सही तरीके से प्राथमिक उपचार करना जरूरी है। इसमें सही तरीके से एंटी स्नेक वेनम सीरम ASV का उपयोग, दर्द निवारण और सही चिकित्सा प्रक्रियाएं अपनानी होती हैं। Role of neostigmine. Management of neurotoxicity. Neostigmine is an anticholinesterase that prolongs the life of acetylcholine and can therefore reverse respiratory failure and neurotoxic symptoms. It is particularly effective for postsynaptic neurotoxins such as those of the cobra. There is some doubt over its usefulness against the presynaptic neurotoxins such as those of the krait or Russell viper. In the case of neurotoxic bites, once the first dose of ASV has been administered and a neostigmine test given, the victim is closely monitored. A neostigmine test is administered using 1.5 mg of neostigmine IM. Injection atropine 0.6 mg IV must be given before neostigmine. Injection myopyrrolate, neostigmine plus gliopyrrolate is an easily available alternative. One shot of injection is to be given at 1 ml IV for 10 kg of body weight. The pediatric neostigmine dose is 0.04 mg per kg IM and the dose of atropine is 0.05 mg per kg. Observe the patient closely for 1 hour to determine if the neostigmine is effective. After 30 minutes, any improvement should be visible by an improvement in ptosis. Positive response of AN trial is measured as 50% और मोर रिकवरी ऑफ द टोसिस इन 1 आवर। मतलब एट्रोपिन और नियोस्टिग्मिन का जो ट्रायल होता है उसके अंदर टोसिस का 50% टोसिस कवर हो जाता है। फर्स्ट साइन ऑफ इंप्रूवमेंट इज एबिलिटी टू ओपन द आइज, टोसिस इंप्रूव। टोसिस का इंप्रूवमेंट का पहला साइन कैसे पता चलेगा कि पेशेंट उसकी आंख को खोल पा रहा है प्रॉपर्ली। इफ द रिस्पॉन्स इज पॉजिटिव, रिपीट डोज ऑफ नियोस्टिग्मिन 0.5 mg IM every 30 minutes for 5 doses. In children, repeat dose of injection neostigmine 0.01 mg per kg every 30 minutes for 5 doses with 0.6 mg of atropine IV over an 8-hour period of continuation. Stop atropine neostigmine doses schedule if patient has complete recovery from neuroparalysis. Rarely patient can have recurrence. Carefully watch patient for recurrence. Patient show side effects in the form of fasciculation of bradycardia. There are signs of neostigmine overdose. Give 0.3 mg atropine IV state. If there is no improvement after 3 doses, improvement by atropine neostigmine indicates cobra bite. अगर एट्रोपिन और नियोस्टिग्मिन से इंप्रूवमेंट हो गया है तो कोबरा बाइट का इंडिकेशन है। गिव 1 dose of AN injection before transferring to the higher center as half-hourly regimen is not practical during referral. Rapid deterioration of cobra bite, neurotoxic syndromes may kill the patient on the way of transfer. Injection calcium gluconate in krait bites. If there is no improvement after repeat dose of atropine neostigmine after 1 hour, this indicates probably krait bite. Krait affects presynaptic fibers where calcium ion acts as a neurotransmitter. इंजेक्शन आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट का 10 ml IV देना है। बच्चों के अंदर 1 to 2 ml per kg 1:1 डाइल्यूशन के साथ स्लोली ओवर 5 to 10 मिनट एवरी 6 hourly for next 24 hour. यूजुअली न्यूरोपैरालिसिस इज रिकवरी को 5 से 7 दिन के अंदर माना गया है। इस मॉड्यूल में हम समझ चुके हैं कि नेओस्टिग्मिन कोबरा बाइट के न्यूरोटॉक्सिक लक्षणों को सुधारने में मदद करता है और क्रेट बाइट के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है। एडिशनल सपोर्टिव केयर आपको क्या देना है? रेस्पिरेटरी फेलियर अगर होता है मैकेनिकल वेंटिलेशन हम देते हैं। सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग अगर होती है तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और
क्रायोप्रेसिपिटेट देते हैं। शॉक के अंदर आइनोट्रोपिक सपोर्ट्स देते हैं। रिनल फेलियर के अंदर हीमोडायलिसिस करते हैं। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में फेसियोटोमी होती है। वुंड नेक्रोसिस के अंदर सर्जिकल डिब्रिटमेंट होता है। ये मेनली जो हायर सेंटर्स होते हैं लाइक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर परफॉर्म किया जाता है। स्पेशल सिचुएशन, कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारे पास कोई गर्भवती महिला आ गई है जिसको सांप ने काटा, या कोई बच्चा आ गया जिसको सांप ने काटा है, उसके अंदर सेम डोजेस ऑफ ASV हमें फॉलो करना होता है। किसी तरह का इसमें अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता है। फॉलोअप के लिए एसेंशियली डिस्चार्ज विद इन 24 आवर्स, रिटर्न इफ एनी वर्सनिंग सिम्टम्स और सीरम सिकनेस अगर मिलती है तो। इस मॉड्यूल में हम समझ चुके हैं कि सांप के काटने की गंभीर स्थिति में रेस्पिरेटरी फेल्योर के लिए वेंटिलेशन, ब्लीडिंग के लिए प्लाज्मा और रेनल फेल्योर के लिए डायलिसिस जैसे सपोर्ट दिए जाते हैं। स्नेक बाइट का प्रिवेंशन कैसे किया जाता है? अगर कोई जंगलों में जाता है, खेत पे जाता है, रात में जाता है तो टॉर्च का यूज़ करें। सचेत रहें, ध्यान से देखें। स्लीपिंग स्पेशली ग्राउंड पर सोना बंद करें या कम करें। हो सके तो ऐसी जगह सोएं जिसकी प्लेटफॉर्म या जिसकी ऊंचाई ज़्यादा हो, जिससे कि स्नेक बाइट से प्रिवेंट किया जा सके। मॉस्किटो नेट का यूज़ करें, वो भी बेहतर प्रिवेंशन हो सकता है। एनिमल फीड और रबिश फ्रॉम योर हाउस, घर से कचरा वगैरह दूर रखें, साफ़ सफाई रखें। कुछ इमेजेस दिए कि टोसिस जो होता है न्यूरोटॉक्सिक की वजह से किस तरह होता है। जिस तरह आप इमेजेस में देख रहे हैं कि पेशेंट की टोसिस हो रहा है, आंखें उसकी खुल नहीं पा रही है, पलकें उसकी झुकी हुई है, गम ब्लीडिंग हो रही है वाइपर के अंदर, और नेक्रोसिस हमें रसेल वाइपर के अंदर इसमें मिल रहा है। एनविनम फूट है, ब्लिस्टर्स फॉर्म्ड हो चुके हैं और एक फूट जो है उसमें नेक्रोसिस हो चुका है। क्यों? क्योंकि टाइट लाइगेचर बांधा गया था। ये जनरल सिम्टम स्नेक बाइट को एक पिक्चर के फॉर्म में दिखाया गया है ह्यूमन बॉडी के ऊपर कि कहाँ पर क्या क्या हो सकता है। सेंट्रली डिजीनेस होगा, फेंटिंग होगा, थर्स्ट प्यास बढ़ेगी, हेडेक होगा, विजन्स में ब्लरीनेस आने लगेगी, हार्ट और वेसल्स के अंदर पल्स रैपिड हो जाएगी, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, शॉक सिंड्रोम में जाने लगेगा, मस्कुलर के अंदर कन्वर्जल्स होने लगेंगे, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा, वीकनेस होगी, गैस्ट्रिक के अंदर नोजिया होगी, वोमिटिंग होगी, इंटेस्टाइनल डायरिया हो सकता है, सिस्टमिक में फीवर आ सकता है, सीवियर पेन हो सकता है, रेस्पिरेटरी के अंदर ब्रीदिंग इन डिफिकल्टी हो सकती है, वुंड साइट जहाँ पर काटा है ब्लीडिंग हो सकती है, फैंग मार्क्स आपको दिख सकते हैं, डिसकलरेशन हो सकता है, उस जगह का कलर चेंज हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकते हैं। अदर स्किन साइट्स में हम देखते हैं ब्लीडिंग स्पॉट्स मिलेंगे, नमनेस मिल सकती है, टिंगलिंग मिल सकती है, स्वेटिंग मिल सकती है। इन सब में से आपको कई सारे साइंस और सिम्टम्स हमें लोकली मिल सकते हैं और सिस्टमिक भी मिल सकते हैं। इनके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिस तरह आपको मैंने बताया था टाइप ऑफ हेड शेप, वेनमस स्नेक का टाइप इस तरह का दिखता है, नॉन वेनमस जो कि रेड के रेसर जो होते हैं उनका इस तरह का दिखता है। एग्जाम्पल ऑफ स्नेक बाइट जिसकी हम बात कर रहे थे, वेनमस के अंदर फैंग मार्क आपको इस टाइप के दिखेंगे और जो नॉन वेनमस होता है मल्टीपल टीथ मार्क दिखते हैं। और एक और हमने बात करी थी कि हमारे पास कोई भी अननोन बाइट का पेशेंट आता है तो हमें पिक्टोरियल डायग्रामेटिक एक चार्ट रखना होता है, जिससे कि सहूलियत होगी। मरीज ने अगर सांप देखा होगा तो उसको देख के वो पहचान सकता है, जिस तरह आप इमेज में देख रहे हैं। स्नेक बाइट मैनेजमेंट इन प्राइमरी कम्युनिटी बेडेड हेल्थ सेंटर्स, जिस तरह हमने पूरा बताया उसका एक कंक्लूजन है। पहले पेशेंट आया, असेस हमने किया, एयरवे चेक किया, ब्रीदिंग चेक किया, सर्कुलेशन किया, हमने चेक किया कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स या साइन तो नहीं है। तुरंत हमने उसको लार्ज बोर IV कैनुला उसको लगाया, नॉर्मल सेलाइन हमने स्लो चालू करी, फर्स्ट ब्लड ड्राउन किया, हमने उसको WBCT के लिए भी यूज़ किया, क्रॉस मैच के लिए भी यूज़ किया, और उससे हम पता कर सकते हैं कि वेनम एक नॉन वेनमस है। बिफोर रिमूवल ऑफ टोर्निकेट लाइगेचर, पल्स डिस्टल तो नहीं है, वहाँ पर तो टोर्निकेट नहीं बंधा है, उसके लिए हम जिस तरह मैंने आपको टेक्निक बताई थी ब्लड प्रेशर कफ वाला, हम वो यूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ क्लिनिकल कन्फर्म वेनमस बाइट, टोर्निकेट शुड बी रिमूव्ड ओनली आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ लोडिंग डोज ऑफ ASV। आपको टोर्निकेट कब खोलना है? जब आप लोडिंग डोज ऑफ ASV उसको स्टार्ट कर चुके होंगे, और टोर्निकेट बहुत स्लोली खोलना है, एकदम से नहीं ओपन करना। कीप एट्रोपिन न्यूस्टेमिन इंजेक्शन रेडी, जिस तरह आपको बताया था लोड करके रखना है। इन केस ऑफ मल्टीपल लाइगेचर्स, ऑल द लाइगेचर कैन बी रिलीज्ड इन इमरजेंसी रूम एक्सेप्ट द मोस्ट प्रोक्सिमल वन, जो पास में बंदा है, विच शुड ओनली बी रिलीज आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल प्रिपरेशन। ज़्यादा लाइगेचर बांध के आता है, कभी मान लीजिए हाथ पे काटा है,
यहाँ बांधा, यहाँ बांधा, यहाँ बांधा, सब बांधते। तो इमरजेंसी रूम में सिर्फ आपको एक लाइगेचर को नहीं खोलना है जो कि सबसे बाइट के पास में बंधा हुआ है, बाकी सारे लाइगेचर आप खोल सकते हैं। और वो लाइगेचर आपको तब खोलना है जब आप ASV डोज को इंजेक्ट कर चुके हो। सिंपल मेडिकल असेसमेंट को कैरी आउट करना है, हिस्ट्री लेना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। अगर पेशेंट स्नेक लाया है तो उसको केयरफुली एग्जामिन करना, आइडेंटिफाई करना है अगर पॉसिबल हो सके तो। जैसा आपको बताया, वन स्मार्टफोन फोटोग्राफ ऑफ द स्नेक डेड और अलाइव इफ अवेलेबल शुड बी टेकन फॉर कंफर्मेशन बाय एन एक्सपर्ट। इट इज नॉट एन एसेंशियल स्टेप। क्लोटिंग टेस्ट WBCT टू डायग्नोस वेस्कुलोटॉक्सिक इन्फॉर्मेशन। क्लोटेड और नॉन क्लोटेड में हमें इसको रिपोर्ट करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं बोलना है। इफ क्लोटेड, कंटिन्यू एवरी 1 hour फॉर द फर्स्ट 3 hours फ्रॉम द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड देन 6 hourly फॉर 24 hour। एनाल्जेसिया देना है, जिस तरह मैंने बताया आपको ट्रेमाडोल दे सकते हैं आप। इफ द पेशेंट फुलफिल क्राइटेरिया ऑफ एंटीवेनम ट्रीटमेंट गिव ASV, ने ASV नहीं अवेलेबल है तो किसी नज़दीकी सेंटर पे उसे भेजें, वहाँ पे उसको ASV लगवाइए। 0.25 ml एड्रेनालिन सबक्यूटेनियसली बिफोर ASV की 0.5 ml रेडी इन सिरिंज, ASV रिएक्शन से बचने के लिए। 10 vials of ASV dissolved in 100 ml distilled water and added to 400 ml of NS in 1 hour, 200 ml in children। हीमोटॉक्सिक को उसके सस्पेक्ट के हिसाब से मैनेज करें, न्यूरोटॉक्सिक को उस हिसाब से मैनेज करें। ये अब पूरा उसकी समरी है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। WBCT के थ्रू, ASV के थ्रू मैनेज करना है हीमोटॉक्सिक को। न्यूरोटॉक्सिक को आपको एट्रोपिन न्यूस्टिग्मिन का टेस्ट का ट्रायल देके मैनेज करना है। रेफरल क्राइटेरिया, वंस ASV इज फिनिश्ड एंड एडवर्स रिएक्शन इफ एनी इज डेल्ट विथ और एक्टिव ब्लीडिंग अगर है तो। इंस्ट्रक्शन आपको रेफर के टाइम पे क्या करना है, गिव प्रायर इंटीमेशन इंफॉर्मेशन टू द रिसीविंग सेंटर यूजिंग अवेलेबल कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। आप जिस जगह उसको भेज रहे हैं मरीज को, वहाँ के स्टाफ को आप पहले से ही प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दें कि मैं ऐसा ऐसा मरीज भेज रहा हूँ और मैंने उसको इतना लगा दिया है और रेफर के टाइम पे उसकी ये कंडीशन है, ताकि वो पहले से प्रिपेयर रहें। उनको अगर किसी को मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत है, किसी को FFP की जरूरत है तो पहले से तैयार करके रखें। ट्रांसपोर्ट इन एन एम्बुलेंस इक्विप्ड विथ ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर। इफ वेंटिलेटर इज नॉट अवेलेबल, टाइट fitting face mask connected to an anesthetic ambu bag should be available. However, do not waste time to get an ideal ambulance. If ASV is not available at first contact center, transfer to the nearest health facility where ASV is available, confirmed by telephone. Transfer to a higher center facility, secondary care hospital, tertiary care hospital, wherever mechanical ventilation and dialysis facilities are available for ventilation and dialysis if required after completion of ASV. During transfer, continue life supporting measure, insert nasogastric tube and provide airway support with the help of accompanying staff if required. Points to be mentioned in referral note. It is very important. Referral note is very important. उसमें आपकी सारी जानकारी रहेगी मरीज की, आपने क्या किया है, site and time of bite, initial symptoms, WBCT result, initial and subsequent total ASV dose administered within time of dose. Atropine and neostigmine doses and time if given, supportive treatment if given, condition at the time of referral and reason of referral. Basic, minimal and essential drug क्या क्या हो सकती रखना होता है हमें। ड्रग्स AV जो कि हमने एट्रोपिन, ASV, एड्रेनालिन, नियोस्टिग्मिन, एट्रोपिन, हाइड्रोकोर्टिसोन, एंटीहिस्टामिनिक्स, एनाल्जेसिक, पैरासिटामोल, ट्रेमाडोल, NS बोतल, एंटीबायोटिक, एम्पिसिलिन, क्लेविनुलेट, मेट्रोडाजोल, सेफ्ट्राक्सोन, इक्विपमेंट के अंदर सिरिंजेस, IV सेट, क्लीन न्यू ग्लास टेस्ट ट्यूब स्पेशली फॉर WBCT, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, एम्बू बैग विथ मास्क, अदर डिजायरेबल्स लाइक ऑक्सीजन, लेरिंजियल ट्यूब विद लेरिंजियल मास्क एयरवे, nasopharyngeal airway. This can be improvised using size 5 endotracheal tube, cut to be required length. एक पिक्टोरियल पूरी टेबल है जिसमें स्टार्टिंग से एंड तक पूरा बताया हुआ है कि किस तरह स्नेक बाइट का सस्पेक्शन हुआ, बाइट का मार्क क्या है, कौन सा टाइप का बाइट है, पॉइजन है, नॉन पॉइजन है, पॉइजन भी है, अगर फिर उसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक है, हीमोटॉक्सिक है, न्यूरोटॉक्सिक है तो क्रेथ है या कोबरा है, हीमोटॉक्सिक में वाइपर है, सो स्केल्ड है, उन सब का पूरा एक निचोड़ इसके अंदर बताया गया है जो कि आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। रेफरेंस, थैंक यू सो मच। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसी विषय पर हमने एक प्रश्नोत्तरी तैयार करी है जो कि आप उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उत्तर देने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।